अध्याय 76 अनावश्यक भार से छुटकारा। जैसे ही आर्थर ब्राउन कंपनी की इमारत के आलीशान सम्मेलन कक्ष में दाखिल हुआ, उसने दर्जनों लोगों को पहले से ही साफ सुथरे कार्यकारी सूट में बैठे देखा। सवाल और संदेह तुरंत कमरे में भर गए। आर्थर की पहचान और पृष्ठभूमि पर उनका आश्चर्य स्पष्ट था। आखिरकार कुछ महीने पहले ही आर्थर कंपनी में चौकीदार था और नोवेल ड्रमर ऑग इसका मालिक है। अब अपनी अपार संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण उसने कंपनी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। यह आर्थर गार्डनर कौन है? अधिकारियों में से एक ने संदेह से बुदबुदाया। मैंने कभी भी अमीर या व्यापारिक हलकों में उसके बारे में नहीं सुना, दूसरे ने कहा। उसका माथा संदेह में सिकुड़ गया। क्या ये हो सकता है कि वह अपनी असली पहचान छिपा रहा है? क्या वह अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है? वह रुक गया, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर होती जा रही थी। कोई भी ब्राउन कंपनी का नियंत्रण लेने की हिम्मत नहीं करेगा, जो अंडरवर्ल्ड में गहराई से जमी हुई है, जब तक कि वे इसका हिस्सा न हों। अन्य लोग विस्मय में बड़बड़ाए, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। वह बहुत मर्दाना और गरिमा में दिखता है, एक ने कहा। यह एक ऐसा रूप है जो वास्तव में एक अमीर आदमी के लिए उपयुक्त है। और ऐसा लगता है कि उसके पास एक निजी सहायक और अंगरक्षक है। दोनों इतने सुंदर हैं कि वे सेलिब्रिटी हो सकते हैं। श्री गार्डनर ने उन्हें अपने लिए काम पर रखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा। कमरे में कार्यकारी सदस्य अपनी सीटों से उठे। आर्थर के प्रवेश करते ही सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर अभिवादन किया। स्वागत है श्री आर्थर गार्डनर, ब्राउन कंपनी के नए मालिक, उन्होंने एक स्वर में कहा। आर्थर अपनी कुर्सी पर चले गए। उनके पीछे एडना और एलिसिया थीं, जो उनके दोनों ओर बैठी थीं। शुभ दोपहर, ब्राउन कंपनी के कार्यकारी सदस्य, आर्थर ने एक समान और दृढ़ स्वर में कहा। आज की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी सीटें लें। फिर उसने सभी को बैठने का इशारा किया। ब्राउन कंपनी के सभी कर्मचारी मीटिंग रूम में वीडियो देख रहे थे, जिसमें चिंता से लेकर डर तक की भावनाएं थीं। उनमें से कुछ को तो इस भव्य संगठन में एक नई उम्मीद भी जगी थी। सोचिए, आर्थर वास्तव में इस कंपनी का मालिक बन गया। कर्मचारियों में से एक ने अविश्वास में कहा, यह एक ऐसा तथ्य है जो वास्तव में सभी की उम्मीदों से परे है। किसने सोचा होगा कि एक चौकीदार अचानक उस कंपनी को खरीद सकता है जिसने उसे इस जगह से बाहर निकाल दिया था? उसने बुदबुदाया। उसकी नज़र ठंडी दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर टिकी थी। यार, मैं क्या करने जा रहा हूँ? किसी ने डर से कांपते हुए कहा। मुझे नौकरी से निकाले जाने का डर है और मैं उस समूह का हिस्सा था जो मी गार्डनर को परेशान कर रहा था। मुझे पता था कि यह सब माको की वजह से था। उस बदमाश ने हमें ऐसा करने के लिए राजी किया था और यह सब उसकी गलती थी। मी गार्डनर अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं, युवती ने प्रशंसा में आह भरी। वह बहुत आकर्षक भी हैं। जब वह चौकीदार थे तब भी उनकी सुंदरता पहले से ही स्पष्ट थी, लेकिन इस बार वह इतने चमकदार दिख रहे थे। मुझे अपने नए बॉस से तुरंत प्यार हो गया। मुझे इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि वह इस कंपनी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या तुम पागल हो? वह इतना कठोर लग रहा था। उसने लिंडा को भी नौकरी से निकाल दिया, जो उसके बच्चे को जन्म दे रही थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह कंपनी उसके जैसे अनुभवहीन व्यक्ति के नियंत्रण में फल फूल सकती है? रुको, ये वास्तव में श्री गार्डनर नहीं थे जिन्होंने लिंडा को गर्भवती किया, यह माको था। क्या आप नहीं देख सकते कि माको की हरकतों के कारण गर्भवती होने के बाद कितनी महिलाओं को इस कंपनी से गलत तरीके से निकाल दिया गया है? यदि आप उसके द्वारा किए गए सभी नुकसान के बाद भी उसका बचाव कर सकते हैं, तो आप अंधे हो सकते हैं, उसने कहा। बैठक कक्ष में माहौल अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण और असहज था। ब्राउन कंपनी के अधिकारी अपने पदों के बारे में बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि अगर आर्थर की नीतियां लाभदायक नहीं रहीं तो उनका क्या होगा। खुद को बचाने के प्रयास में उन्होंने आर्थर को केवल एक शेयरधारक के रूप में काम करने और अपनी धोखाधड़ी की गतिविधियों को छिपाने के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। अपनी धोखाधड़ी की प्रथाओं को जारी रखा। आर्थर अपनी कुर्सी से उठे और एडना ने भी उनका अनुसरण किया। जल्दी से डेस्क पर लैपटॉप में फ्लैश ड्राइव प्लग किया। तुरंत कमरे में बड़ी स्क्रीन उस डेटा से जगमगा उठी जिसे एडना ने आर्थर के अनुरोध के अनुसार तैयार किया था। ब्राउन कंपनी को और मजबूत बनाने और आधुनिक बनाने की इच्छा के साथ आर्थर परिसर से बेकार की अव्यवस्था को हटाना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कंपनी बिना किसी बोझ के और अधिक तेज गति से चल सके। उन्होंने कहा, ब्राउन कंपनी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस शहर और हमारे देश के विकास में इसकी प्रमुख भूमिका है, और अगर हम अपनी परियोजनाओं के मामले में सही निर्णय लेते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो हम कम समय में इस देश या यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकते हैं। आर्थर ने दृढ़ता और अधिकारपूर्वक समझाया, जिससे कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने जो कहा वह सिर्फ बकवास और धोखा था। कंपनी को सफलता और समृद्धि तक पहुंचाना असंभव लग रहा था, जैसा कि आर्थर ने सुझाया था, और वे जानते थे कि इसे पूरा करने में दशकों लग सकते हैं। आर्थर के शब्दों के प्रति झुंझलाहट और अवमानना के बावजूद उपस्थित लोग चुप रहे। कंपनी के नए मालिक आर्थर के सामने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे।
और ये तभी संभव है जब हम इस कंपनी से सभी बुरे तत्वों को खत्म कर दें। मुझे लगता है कि आज यहाँ मेरा ये पहला काम होगा, आर्थ ने घोषणा की। जब आर्थ ने अपने अंतिम शब्द कहे तो कमरे में और पूरी इमारत में मौजूद हर किसी को ठंड का एहसास हुआ और उनके सिर के बाल एक साथ खड़े हो गए। हालांकि कुछ लोगों को आशंका की भावना महसूस हुई, लेकिन दूसरों को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हालांकि जिसने सबसे ज्यादा भावना महसूस की वह कोडी हॉट था, जो पास में बैठा एक 39 वर्षीय व्यक्ति था। ब्राउन कंपनी के सीईओ के रूप में उसका गुस्सा विशेष रूप से बढ़ गया था। हालांकि कोडी हॉट के पास कंपनी में केवल एक छोटी सी हिस्सेदारी थी, लेकिन उसने सीईओ के रूप में काम किया। हालांकि अंडरवर्ल्ड के लोगों की भीड़ ने उसे इस पद पर रहने में सक्षम बनाया था। आर्थ के आने पर कोडी को बेचैनी का एहसास हुआ, जिसने उसकी स्थिति को खतरे में डाल दिया। वह खड़ा हुआ, अपने हाथों को धीरे से ताली बजाते हुए और आर्थ के अभिवादन पर मुस्कुराता हुआ। बहुत बढ़िया, मैं आपकी दृष्टि और आपके सोचने के तरीके से प्रभावित हूँ, मिस्टर गार्डनर, कोडी ने कहा। उसका शांत और गर्वित चेहरा उसके उबलते गुस्से को छुपा रहा था। पूरा कमरा धीरे धीरे ताली बजाने लगा, कोडी के साथ एक स्वर में। क्या शानदार भाषण है, मिस्टर गार्डनर, कई लोगों ने एक स्वर में कहा। धन्यवाद कोडी, आर्थ ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आर्थ एक पल के लिए रुका ताकि श्रोता उसकी प्रशंसा कर सकें। जब कमरा फिर से शांत हो गया तो उसने बोलना जारी रखा। इस कंपनी के बोझ के लिए मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे पता है कि क्या करने की जरूरत है, उसने जारी रखा। आर्थ ने धीरे से अपना सिर घुमाया और कोडी को देखा, जिससे बाद वाला तनाव में आ गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह मूर्ख क्या कहने जा रहा है, कोडी ने मन ही मन सोचा। अगर वह वास्तव में मुझसे छुटकारा पाना चाहता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह ज्यादा दिन तक जीवित न रहे। मैं उसे मार डालूंगा। हाँ, आर्थ ने कहा, मुझे विश्वास है कि अगर हम इस संगठन के प्रमुख को बदल दें तो कंपनी और भी आगे बढ़ सकेगी। कोडी ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी और आर्थ की ओर इशारा करते हुए अपने पैरों पर कूद पड़ा। तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कंपनी के शेयर हैं? इस दावे के पीछे तुम्हारा क्या तर्क है? मैंने इस कंपनी को पूरे दिल और लगन से चलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मेरे बिना इस कंपनी को इतनी सफलता नहीं मिल पाती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी को मुझसे बेहतर चला सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं? आर्थ कोडी के गुस्से के जवाब में बस मुस्कुराया। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है श्री कोडी, आपको इस जगह से निकालने के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी अभी खुद को एक नेता के रूप में अनुचित व्यवहार के लिए उजागर किया है। कमरे में माहौल भयावह रूप से शांत था, लेकिन अचानक ये तब फट गया जब उनके अपने सीईओ ने पहली असहमति को जन्म दिया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास। अजय आर्थ गार्डनर सी 77 विकल्प तुम्हारा है, अध्याय 77 विकल्प तुम्हारा है। कोडी ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी, उसकी गर्दन में नसें उभर आईं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह इतना क्रोधित था कि वह आर्थ को मुक्का मारना चाहता था। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पछतावा होगा, उसने थूका। कोडी के पास अंडरवर्ल्ड का बैकअप था। वह अच्छी तरह से जानता था कि ब्राउन कंपनी का व्यवसाय उसके नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर था। अंडरवर्ल्ड का प्रभाव इतना मजबूत था कि इसने ब्राउन कंपनी के विकास को सीधे प्रभावित किया। इस प्रकार कोडी को विश्वास था कि वह सीईओ बनने के योग्य है, क्योंकि केवल वह ही यह सुनिश्चित कर सकता था कि ब्राउन कंपनी बिना किसी बाधा के अपने तेज गति वाले विकास पथ पर बनी रहे। इसके अलावा कोडी को यकीन था कि आर्थ गार्डनर न तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति था और न ही अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था। उसे यकीन था कि आर्थ लंबे समय तक कंपनी के शीर्ष पर नहीं रहेगा और ब्राउन कंपनी जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। कोडी ने आर्थ पर अपनी नज़रें गड़ा दीं और दृढ़ता से कहा, यदि आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो आपके पास कोई वैध औचित्य होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं है। फिर उसने अपना ध्यान दूसरे अधिकारियों की ओर लगाया और उनसे विनती की, हमारे नए नेता को निगम के लिए मेरे महत्व के बारे में बताएं। उसे समझाएं कि मैं कितना मूल्यवान संपत्ति हूँ। आर्थ ने सिर हिलाया और दूसरे अधिकारियों को देखा। उन्होंने उन सभी तथ्यों को प्रकट करने से पहले उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति दी जो उनके द्वारा कही गई बातों के विपरीत साबित हुए। आर्थ ने प्रचुर जानकारी हासिल की थी और कंपनी के व्यवसाय का गहन विश्लेषण किया था, जिससे उसे इसे और भी सफल बनाने का आत्मविश्वास मिला। फिर किसी ने अपना हाथ उठाया और आर्थ के सिर हिलाने पर वह आदमी खड़ा हो गया। श्री गार्डनर, मुझे बोलने की अनुमति दे, उसने कहा। मुझे पता है कि आप इस कंपनी को और भी उन्नत बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो कदम उठाया है वह बहुत जल्दबाजी में उठाया है। क्या आप वाकई समझते हैं कि इस कंपनी पर श्री कोडी का कितना प्रभाव था? अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। और अगर मैं असभ्य लग रहा हूं तो मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या आप यहाँ चौकीदार नहीं हुआ करते थे, श्री गार्डनर?
मुझे खेद है, लेकिन हमें इस बात का सबूत चाहिए कि आप इस कंपनी के भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में सक्षम हैं। कोडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने सुना कि आखिरकार किसी ने उसके लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उसे विश्वास था कि कंपनी के अधिकांश अधिकारी भी ऐसा ही महसूस करेंगे, क्योंकि कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, क्या किसी और के पास साझा करने के लिए कोई राय है? आथा फिर दूसरों की ओर मुड़ा। मुझे बोलने दीजिए, सर। कोई और खड़ा हुआ और बोला। मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को किसी भी तरह के बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यह एक बड़ी कंपनी है और हम अपने कर्मचारियों और शेयरधारकों दोनों को बहुत अच्छी आय प्रदान करने में सक्षम हैं। मुझे खेद है, सर, लेकिन मेरा मानना है कि निर्णय डेटा पर आधारित होने चाहिए। आप मनमाने ढंग से निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि आप इस कंपनी में शेयरधारक हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें इस कंपनी को सही तरीके से चलाने दें। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो आकर हमें बताए कि कंपनी कैसे चलानी है। धन्यवाद। थोड़ी देर तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और किसी और को अपनी राय देते हुए न देखने के बाद आथा ने आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि अब अपनी बात कहने का समय आ गया है। कमरे में लगी बड़ी स्क्रीन अचानक आथा द्वारा एकत्रित और प्रस्तुत किए गए डेटा से जगमगा उठी, जिससे आथा द्वारा प्राप्त की गई जानकारी की गहराई से लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस क्षेत्र में विशाल अपार्टमेंट परिसर इस कंपनी द्वारा किया गया सबसे असफल उद्यम रहा है। वहां अनगिनत अवैध गतिविधियां हुईं और फिर भी ये लंबे समय तक संचालन में रहा। सबसे बढ़कर, ब्राउन कंपनी को इस परियोजना से कोई लाभ नहीं हुआ और मुझे यकीन है कि कंपनी में जाने वाला सारा पैसा केवल कुछ लोगों के हाथों में जा रहा था, आथा ने कहा। फिर आथा कमरे में मौजूद अधिकारियों की ओर मुड़े, जिन्होंने तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। उनके पाप उजागर हो गए। यह अन्य परियोजनाओं का एक उदाहरण मात्र है जो इसी तरह के मामले का अनुभव करती हैं, उन्होंने कहा। और मुझे यकीन है कि अगर यह जारी रहा तो हम कभी भी कहीं नहीं जा पाएंगे और स्थिर रहेंगे, इस कंपनी को और बेहतर बनाने में असमर्थ होंगे। आथा की व्याख्या सुनकर कोडी तुरंत एक बार फिर से खड़े हो गए। आप मनमाने निर्णय नहीं ले सकते, श्री गार्डनर, उन्होंने कहा। क्या तुम्हें पता है कि अगर हमने उस प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ की तो इस कंपनी का क्या होगा? जरूर, मुझे पता है, आथा ने सहजता से उत्तर दिया। तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली है, कोडी ने चेतावनी दी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन धमकी भरी थी। अगर तुम इस तरह की लापरवाह हरकतें करते रहे। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम अंडरवर्ल्ड से उलझने की हिम्मत करोगे तो क्या परिणाम होंगे? उसने रुककर कहा। आथा को अंडरवर्ल्ड की असीम शक्ति की कल्पना करने का एक पल दिया। कोडी जानता था कि यह उसे डर से पीछे हटने के लिए पर्याप्त होगा। उसी समय कई कर्मचारी जिन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था या जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वे इसके बारे में गपशप और बहस करने लगे। उनमें से कुछ लोग अंडरवर्ल्ड के बारे में जानते थे, जो एक विशाल संगठन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह छाया से सरकार के तार खींच रहा है। लेकिन अधिकांश के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने कोई सुझाव सुना था कि अंडरवर्ल्ड का उनकी कंपनी से संबंध है। आथा कोडी की बातों पर मुस्कुराए। तो आप स्वीकार करते हैं कि आपने वास्तव में इस परियोजना में धोखाधड़ी की है, कोडी? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया वह गलत था, कोडी ने जवाब दिया। उनका स्वर कृपालु था। ये नोबल ड्रीम ऑग का है। हमारे पास अंडरवर्ल्ड के साथ काम करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वे ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो सरकार सहित विभिन्न पक्षों से मजबूत समर्थन प्रदान कर सकते हैं, जिसकी हमें अपनी परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता है। और मुझे यकीन है कि आप इतना समझ नहीं पाएंगे, है न? उन्होंने कहा। आथा ने फिर कमरे में अपनी नज़र घुमाई। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। आप में से कुछ लोगों ने अंडरवर्ल्ड के बारे में सुना होगा, जबकि अन्य ने नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपने दम पर खड़े होने का साहस जुटाना चाहिए और उनके द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अन्यथा हम कभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे और यह कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आथा को निरर्थक शब्दों को बोलते हुए सुनकर कोडी अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। इसलिए आथा ने घोषणा की, कोई भी व्यक्ति जो मेरे निर्णय से असहमत है और अभी इस्तीफा देना चाहता है, वह ऐसा कर सकता है। आप इस कंपनी के पूर्व सीईओ कोडी का अनुसरण कर सकते हैं, जिन्हें मैंने आज ही निकाल दिया है। आथा के अंतिम शब्दों पर कोडी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि आथा ने शांति से रास्ते से हटकर कोडी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह कमरे के दूर छोर पर दीवार से टकरा गया। आथा की ताकत से हर कोई दंग रह गया और कोडी कमरे के एक कोने में बेहोश पड़ा रहा। आप सौम्य रास्ता चुन सकते हैं या कठिन रास्ता, मैं आपकी पसंद के अनुसार काम करूंगा, आथा ने सभी से कहा। एलिसिया ने निराशा में अपनी जीभ चटकाई। उसका गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि उसने देखा कि आथा पहले ही कोडी को पीट चुका है। वह उस आदमी का मुंह फाड़ देना चाहती थी और अगर कोई उसकी मौजूदगी में आथा को नीचा दिखाने की हिम्मत करता तो वह गुस्सा दिखाने के लिए तैयार थी। एडना ने फिर धीरे से एलिसिया से कहा, अरे प्यारी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाओ।
इस बार शो में हमारे बॉस को मुख्य प्रदर्शन करने दो, ठीक है? सीके, एलिसिया ने जवाब में आह भरी। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक। उपन्यास अजय आथ गार्डन सी 78 एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। अध्याय 78 एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। आथ के दो अंगरक्षक कमरे में घुसे और बिना किसी हिचकिचाहट के कोडी के पास गए, जो कोने में बेहोश हो गया था, और उसे कमरे से बाहर खींच लिया। ये देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उनके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। वे कोडी जैसा भाग्य नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, आथ ने कमरे में छाई खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मैं हिंसा का प्रशंसक नहीं हूं, आथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि उसे कोडी के खिलाफ अपने कार्यों के लिए जरा भी पछतावा न हो। हालांकि आथ ने आगे कहा, मैं कोडी को तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि उसने पहले मुझ पर हमला करने की कोशिश न की हो। मुझे उम्मीद है कि आप मौजूदा स्थिति को समझ गए होंगे। उसके लहजे से पता चलता था कि उसे लगा कि उसके कार्य पूरी तरह से उचित थे। आथ को यह एहसास हो गया था कि वह जो बदलाव चाहता था, उसे करने के लिए केवल शांति से रहने का प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं था। उसे खुद को हथियारबंद करना था और ज़रूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार रहना था। अगर वे उसका पीछा करना जारी रखते तो वह अंडरवर्ल्ड की सेवा करने के लिए भी तैयार था। ब्राउन कंपनी के उसके हाल ही के अधिग्रहण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं इस कंपनी में अस्थायी रूप से सीईओ की भूमिका निभाऊंगा, आथ ने घोषणा की, जब तक कि मुझे इस पद को भरने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल जाता, जो वर्तमान में रिक्त है। उसकी घोषणा की आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांस रुक गई, खासकर वे जो आथ के फैसले के खिलाफ थे। समूह में घबराहट की लहर दौड़ गई, क्योंकि कुछ लोग उसे इस विकल्प को वापस लेने के लिए बहाने बनाने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में माहौल तनावपूर्ण और बिजली जैसा था। कुछ लोग स्पष्ट रूप से डरे हुए थे, जबकि अन्य राहत महसूस कर रहे थे। हर कोई इस स्थिति की गंभीरता और आथ के फैसले की ज़रूरत को समझता हुआ लग रहा था। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? उनमें से एक ने पूछा, उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। हाँ, मैं चाहता हूँ, आथ ने दृढ़ता से उत्तर दिया। लेकिन सर, हमें किसी को इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने के मामले में सावधान रहना चाहिए, उनमें से एक ने तर्क दिया। आथ ने सिर हिलाया। मैं आपकी चिंता समझता हूँ, उसने कमरे को घूरते हुए कहा। हालांकि मेरा मानना है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस स्थिति को अभी संभाल सकता हूँ। उसने रुककर अपने शब्दों को पूरी तरह से समझने का मौका दिया। तो हाँ, मैं इस पद को तब तक संभाल रहा हूँ जब तक मुझे इसे भरने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल जाता। समूह चुप था, किसी ने भी आथ के निर्णय को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। क्या ये स्पष्ट है? आथ ने पूछा, उसकी नज़र उन पर टिकी हुई थी। अचानक वह आदमी सिर उठाकर खड़ा हो गया। वह 50 साल का आदमी था, जिसके बाल भूरे और घुंघराले थे। सर, उसने आथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि इस कंपनी के मालिक आप ही हैं, उसने कहा, हर शब्द के साथ उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। क्या आप इस कंपनी के साथ जो हुआ है उसकी गंभीरता को समझते हैं? ईमानदारी से, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप सीईओ बनने के लायक हैं। सफल नेता बनने के लिए सिर्फ बहुसंख्यक शेयरधारक होने से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। ज्ञान, बुद्धि और योग्यता भी ज़रूरी है। अगर हम आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी नहीं जानते तो हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, सर? वह आदमी कुछ पल के लिए रुका और फिर बोला, मुझे इतना सीधा होने के लिए माफ़ करें, लेकिन मैंने सुना है कि आप एक चौकीदार हुआ करते थे। क्या आप हमें कुछ आश्वासन दे सकते हैं कि आप हमें सुरक्षित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं और हम ऐसे नेता का अनुसरण नहीं कर रहे हैं जो हमें सिर्फ हमारे पतन की ओर ले जाएगा? साथ ही आपने खुलेआम अंडरवर्ल्ड को चुनौती दी है। मैं कम उम्र में मरना नहीं चाहता, सर। कृपया हमें कुछ आश्वासन दें। एक और आदमी, जो 40 के दशक में लग रहा था, ने अपना हाथ उठाया और खड़ा हो गया। जब आथ ने उसे बोलने की अनुमति दी तो उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। माफ़ करें, सर, मैं कुछ और शब्द जोड़ना चाहता था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपनी कम उम्र को देखते हुए कंपनी की जटिलता को वास्तव में समझते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? उसने पूछा। आथ चुप रहा, उसने उस आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आदमी ने कहा। मैं मान रहा हूं कि आप अभी भी अपने 20 के दशक में हैं, क्या मैं सही हूं? इतनी कम उम्र में आप इस कंपनी में क्या योगदान दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इस कंपनी को चलाना सड़क के किनारे एक कॉफ़ी शॉप को संभालने जितना आसान है? क्या आप इस कंपनी की सभी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं? मैं समझता हूं, सर, मैं समझता हूं कि महत्वाकांक्षी युवा अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे सहजता से लें। हमें अनुभवी लोगों को आगे बढ़ने दें और आप बस अपने जीवन का आनंद लें। फिर वह आदमी वापस बैठ गया और उन दोनों के अपनी राय देने के बाद कमरे में मौजूद अधिकांश अधिकारी प्रसन्न हुए, क्योंकि आथ ने भीड़ के सामने अपनी कमियों को उजागर किया था। उन्हें लगा कि आथ उन लोगों का सामना करने के लिए बहुत अनुभवहीन है जो उनसे कहीं ज़्यादा वरिष्ठ हैं।
ये युवा व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से हतोत्साहित महसूस कर रहा होगा और उसका आत्मविश्वास एक पल में पूरी तरह से टूट गया होगा। उनमें से एक ने सोचा, मुझे पता है कि वह अमीर है, लेकिन वह इतना अपरिपक्व और अनुभवहीन है कि वह ये नहीं सोच सकता कि वह हम अनुभवी पेशेवरों का प्रबंधन कर सकता है। टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट स्वामित्व नोवेल ड्रम ऑग के पास है। स्क्रीन के माध्यम से कार्यकारी कक्ष की चर्चाओं को देख रहे कर्मचारियों ने अपनी राय व्यक्त की। मैं उस आदमी से सहमत हूं, एक कर्मचारी ने कहा। हमारा नया बॉस अमीर हो सकता है, वह इस कंपनी को खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन वह युवा और अनुभवहीन हैं। इसके अलावा मुझे ये भी संदेह है कि उनके पास नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त शिक्षा है इस कंपनी में। यह मेरे जीवन में अब तक का सबसे मज़ेदार मजाक है कि एक भूतपूर्व चौकीदार ब्राउन कंपनी चलाना चाहता है। फिर किसी और ने जवाब दिया, आर्थ का बचाव करने की कोशिश करते हुए। हालांकि अगर वह वास्तव में सिर्फ एक चौकीदार है तो क्या ये भी एक अच्छी बात नहीं होगी अगर वह अचानक कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए जो इतना अमीर हो। बेशक वह कोई आम आदमी नहीं है ना? या शायद वह मूल रूप से एक अमीर आदमी है जो केवल अपनी पहचान छिपा रहा है। लेकिन वह अभी भी केवल 25 साल का है, दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। वह मुझे बस एक युवा मालिक की तरह दिखता है जो नखरे दिखा रहा है। अगर आप एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ आने के बाद से उसने कितने लोगों पर हमला किया है। एलिसिया एडना के करीब बैठी थी, मुश्किल से अपना धैर्य बनाए रख पा रही थी। मैं बस किसी का मुंह फाड़ना चाहती हूँ, उसने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। धीरे से एडना ने अपना हाथ एलिसिया के हाथ पर रखा। मेरी बात सुनो, चलो इसे बॉस पर छोड़ देते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब तक वह आदेश न दे तब तक कुछ भी न करें। अगर तुम उस पर भरोसा करते हो तो तुम जान जाओगे कि वह जल्द ही उन्हें चुप करा देगा, उसने कहा अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए। उफ, एलिसिया ने जवाब दिया, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी झुंझलाहट से भरी थी। आथोप्पा को इतने सारे लोगों के सामने अपमानित होते देखना बहुत क्रोधित करने वाला है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थक गार्डनर। अध्याय 79, एक नई शुरुआत। मुझे इस कंपनी के लिए मैंने जो रणनीतियां बनाई हैं उन्हें समझाने दो, आर्थ ने आत्मविश्वास से कहा। आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी प्रदर्शित करूंगा कि इस कंपनी का सीईओ बनने का मेरा दावा सिर्फ बकवास नहीं है। आर्थ ने अपने कर्मचारियों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए सभी आवश्यक ज्ञान और डेटा को सावधानीपूर्वक तैयार किया। हालांकि वह इस जानकारी को सभी के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह खुद को कुछ लोगों से छुटकारा दिलाना चाहता था। फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी रणनीतियों को केवल उन लोगों के सामने प्रकट करूंगा जिन्हें मैं अपने विजन को साकार करने के लिए उपयुक्त समझता हूं। मैंने उन्हें अपने मानदंडों के आधार पर पहले ही चुन लिया है। ये सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नवंबर एल्ड AMA ऑग। आपका क्या मतलब है, सर? क्या आप सामूहिक छंटनी का सुझाव दे रहे हैं? मुझे लगता है कि यह इतना गंभीर मुद्दा है कि इस पर हमसे, इस कंपनी के अधिकारियों से सलाह लिए बिना विचार नहीं किया जा सकता, किसी ने आर्थ को जवाब दिया। ये सही है, बॉस। आप हमसे पहले सलाह लिए बिना इतना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते, इससे कंपनी को और नुकसान ही होगा। आप आज ही हमारे साथ जुड़े हैं, आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि आपका निर्णय सही है? आर्थ ने शिकायतों का जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय उन्होंने विभिन्न ग्राफिक्स और सूचनात्मक डेटा पेश किए अपने पीछे स्क्रीन पर। उन्होंने उस बिंदु तक लागू की गई सफल रणनीतियों की कमी के बारे में बताना शुरू किया, साथ ही उन्हें बेहतर बनाने के संभावित तरीकों के बारे में भी, भले ही वह उनके द्वारा तैयार की गई समग्र रणनीति का एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों न हो। यही वह है जिस पर मैं काम कर रहा हूं, उन्होंने कहा। मुझे यकीन है कि आप सभी मेरे द्वारा यहां प्रस्तुत किए गए सभी डेटा से अच्छी तरह परिचित हैं। मैंने यहां दिए गए डेटा और निष्कर्षों का व्यापक विश्लेषण किया है। बाद में मैं रणनीति के बारे में और अधिक गहराई से बताऊंगा। इन सब के साथ मुझे यकीन है कि आप पहचान सकते हैं कि मैं इस कंपनी को कितनी अच्छी तरह समझता हूं। मैं इस कंपनी का सीईओ बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हूं, आर्थ ने आत्मविश्वास से घोषणा की। उसके पास ये सारा डेटा कैसे है? और ऐसा कैसे लगता है कि वह कंपनी की समस्याओं को ऐसे जानता है जैसे कि वह इसकी स्थापना के समय से ही यहाँ है? उसे निश्चित रूप से कंपनी की स्थिति की अच्छी समझ है, किसी ने टिप्पणी की। ऐसा नहीं लगता कि वह केवल अपने लक्ष्यों के बारे में शेखी बघार रहा है। मुझे लगता है कि वह वास्तव में व्यवसाय के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है, एक और ने कहा। हम उस पर अपना भरोसा रख सकते हैं। आर्थ द्वारा कंपनी के मुद्दों के बारे में अपनी समझ को चतुराई से प्रदर्शित करने के बाद लोग प्रशंसा और विस्मय से भर गए। हालांकि आर्थ ने आगे कहा, अपनी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुझे कंपनी के कुछ कर्मचारियों को जाने देने का कठिन निर्णय लेना पड़ा है। आपको अब तक इस मामले के बारे में मुझसे एक ईमेल मिल जाना चाहिए था। आप में से जिन लोगों ने मेरा कोई ईमेल नहीं देखा है, उनके लिए इसका मतलब है कि मैं आपको इस कंपनी की सफलता को आगे बढ़ाने में मेरे साथ शामिल होने का अवसर दे रहा हूं।
कर्मचारियों के सबसे बुरे सपने आखिरकार हकीकत बन गए थे। उन्होंने अपने फ़ोन पर अपने ईमेल ऐप खोले, उत्सुकता से उन्हें आथ से आने वाले उस भयानक ईमेल की प्रत्याशा में रिफ्रेश किया जिसके बारे में उन्हें चेतावनी दी गई थी। कमरे में मौजूद कई कार्यकारी सदस्य तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए और अपने हाथ मेज पर पटक दिए। क्या बकवास है आथ, मुझे नौकरी से निकालने का आपके पास कोई आधार नहीं है। मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, उनमें से एक ने चिल्लाया। बॉस, दूसरे ने विनती की, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे इस कंपनी से जाने देने का फैसला क्यों किया? ये पूरी तरह से अनुचित लगता है। मेरे फैसले पर आपत्ति जताने वाले सभी लोग, आथ ने कहा, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से अपनी बर्खास्तगी के बारे में मेरे फैसले के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों और पापों के बारे में बताने में कोई आपत्ति नहीं है, और मैं अपने दावे को साबित करने के लिए पुलिस को शामिल करने के लिए तैयार हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको वह सजा मिले जिसके आप हकदार हैं। कृपया अपने निर्णय पर ध्यान से विचार करें। बस इतना ही। कुछ लोग अभी भी असंतुष्ट थे और आथ को चुनौती देने के लिए तैयार लग रहे थे, लेकिन वे अपने कार्यों के परिणामों से अवगत थे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वे और कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अनिच्छा से कमरे से चले गए। उन्होंने घोषणा की, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह कंपनी कुछ ही समय में दिवालिया हो जाए। आप इस कंपनी को किसी भी तरह से नहीं बदल सकते। आथ के 2 अंगरक्षक कमरे की रखवाली कर रहे थे, सतर्कता से यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी लड़ने की हिम्मत न करे। कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद कार्यकारी सदस्यों में से केवल 5 ही बचे थे। हालांकि अभी भी उसी भाग्य से डरते हुए उन्होंने थोड़ी राहत महसूस की। उस दिन ब्राउन कंपनी के 20,000 कर्मचारियों में से लगभग 3,000 को ब्रीफ लेटर मिला। अपने गुस्से को व्यक्त करने के प्रयास में उन्होंने जवाबी हमला किया, लेकिन आथ के अंगरक्षकों ने अंततः उन्हें डरा दिया, जिससे कर्मचारियों को इमारत से भागने के लिए प्रेरित किया। उस दिन ब्राउन कंपनी के हजारों कर्मचारियों को लगा कि दुर्भाग्य वास्तव में उनके साथ हुआ है। उन्होंने इसका सारा दोष आथ पर लगाया, जिन्होंने उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के निकाल दिया था। हालांकि जो लोग बचे रहे उन्हें भी आशावाद की भावना महसूस हुई। उनका मानना था कि उनके नए नेता के पास स्पष्ट दृष्टि और कंपनी को सफलता की ओर ले जाने की क्षमता है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, किसी ने कहा। हाँ, दूसरे ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि बॉस आथ वास्तव में जानता है कि वह क्या कर रहा है। एलिसिया ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने के दृश्य को देखा। आथ कुछ अविश्वसनीय कर रहा था और वह खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उसे लगा कि वह किसी कहानी के मुख्य पात्र को देख रही है। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहली बार आथ ओप्पा जैसे किसी व्यक्ति को क्यों देखा है? ये वास्तविक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वह दुनिया के खिलाफ खड़ा है। एडना ने सहमति में सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। मुझे पता है, ऐसा कुछ करने के लिए वह वास्तव में बहादुर है। हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उसे हमसे सबसे अच्छा समर्थन मिले, है ना? एलिसिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे सामने उसे अपमानित करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीटने के लिए उसे हमेशा मेरा समर्थन मिलेगा, उसने घोषणा की। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर अध्याय 80 हड़ताल के लिए तैयारी मिनटों और घंटों तक तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था, क्योंकि यह घोषित किए जाने के बाद कि वे अब ब्राउन कंपनी का हिस्सा नहीं हैं। हजारों लोग इमारत से बाहर निकल आए और गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन जिन लोगों ने रहने और काम करना जारी रखने का विकल्प चुना था उनमें से अधिकांश ने अराजकता को न्यूनतम रखने के लिए काम किया। ब्राउन कंपनी में स्थिति सामान्य होने के बाद आथ और कुछ बचे हुए कार्यकारी सदस्य कमरे में चुपचाप बैठे रहे, आथ के अगले कदम का इंतजार करते रहे। इस बीच हजारों अन्य कर्मचारी भी इमारत में लगी विशाल स्क्रीन से ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर विस्मय और सदमे का मिश्रण था। हे भगवान, किसी ने कहा, उनकी आवाज़ कांप रही थी। आज बहुत कुछ हुआ, मैं अभी भी सब कुछ पचा नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मुझे राहत है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें इस जगह से निकाला गया है, दूसरे ने कहा। उनकी आवाज़ में राहत का भाव था। ओह यार, मुझे अभी भी इस नौकरी की ज़रूरत है। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि बॉस आथ ने जो किया वह काफ़ी समझदारी भरा था, क्योंकि वह वास्तव में उन लोगों को चुन सकता था जो कंपनी में खराब थे। ये सही है, पहले व्यक्ति ने सहमति जताई, और यह पहली बार है जब मुझे लगता है कि इस जगह पर अच्छा प्रदर्शन करने के मेरे प्रयासों की कंपनी द्वारा वास्तव में सराहना की जाती है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो लगभग शाम हो चुकी थी। आथ उस थकान और थकावट को महसूस कर सकता था जो इतने लंबे और घटनापूर्ण दिन के बाद कमरे में छा गई थी। वह खड़ा हुआ और अपने चेहरे पर एक शांत भाव को व्यक्त किया। इस कंपनी को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाने में आपकी सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद, उन्होंने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है कि हम आज के एजेंडे को जल्दी से जल्दी पूरा करें, इसलिए मैं आपको जल्दी घर जाने की अनुमति दे रहा हूं। हम कल रिक्त पदों के लिए रणनीतियों और नए कार्मिक विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। जब आथ कमरे से बाहर निकला तो एडना और एलिसिया उसके पीछे पीछे चली गईं। धन्यवाद बॉस, अच्छे से आराम करें, उन्होंने कहा।
हम अपने नए सीईओ श्री गार्डनर को शुभकामनाएं देते हैं, उन्होंने कहा। इमारत में माहौल आथा के लिए प्रशंसा और प्रार्थनाओं से भरा हुआ था, और इस बार उन्हें वास्तव में लगा कि प्रशंसा वास्तविक थी और केवल सम्मान का एक सतही प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कुछ अधिकारियों को निकाल दिया था। लॉबी में भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, कुछ ने प्रशंसा में ताली भी बजाई। ब्राउन कंपनी अमर रहे, एक व्यक्ति ने चिल्लाया। हम एक बेहतर भविष्य का स्वागत करेंगे, एक और ने कहा। इमारत से बाहर निकलने के बाद बेनो वहां था, मुस्कुरा रहा था और आथा के लिए कार का दरवाज़ा खुला रखे हुए था। ये वाकई एक अद्भुत दिन रहा, बॉस। मैं आपको सलाम करता हूँ। धन्यवाद, बेनो, आथा ने कार में बैठते हुए जवाब दिया। एडना उसके पीछे पीछे आए और आथा के दाईं ओर बैठ गई, और एलिसिया आथा के सामने बैठी थी। आथा फिर अपनी सीट पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उस दिन जो कुछ भी उसने अनुभव किया था उसके बाद अपने दिमाग से थकान को बाहर निकाला। आज आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बॉस, एडना ने आथा से धीरे से कहा। आथा ने फिर अपनी आंखें खोलीं और थके हुए चेहरे के साथ एडना की ओर मुड़ा। धन्यवाद, एडना, उसने जवाब दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतना साहसी कदम उठाया। तुम पहली ऐसी व्यक्ति हो जिसे मैंने ऐसा करने के लिए इतना साहसी देखा है। उसने आगे कहा, यह बिल्कुल सच है, आथा ओप्पा, एलिसिया ने अपनी बाहें घुटनों पर रखते हुए कहा। क्या तुम्हें आज जो कुछ भी किया है उसके बाद आराम करने और तनाव दूर करने के लिए कुछ चाहिए? आथा पीछे झुका और एलिसिया को देखा। जरूर, शायद एक गर्म स्नान और एक अच्छा भोजन काम करेगा, उसने जवाब दिया। जवाब में एलिसिया ने चमकीली मुस्कान दी। क्या तुम चाहोगी कि हम साथ में गर्म पानी से नहाएं? उसने चंचलता से पूछा, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। आथा हल्के से हंसा। एलिसिया, तुम गंभीर नहीं हो, है न? एडना ने अचानक हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज़ मनोरंजन से भरी हुई थी। तुम बहुत बदमाश हो, है न? आथा ने हंसते हुए कहा। नहीं, शुक्रिया, मैं सिर्फ तुम दोनों को अपने डिनर साथी के रूप में पाकर संतुष्ट हूँ। मुझे यकीन है कि बेकार की बातों से भरी एक सुखद शाम ही मुझे आराम करने के लिए चाहिए। एलिसिया आथा द्वारा उठाए गए जोखिम से आश्चर्यचकित थी। आखिरकार वे पिछले कुछ दिनों से अंडरवर्ल्ड के लोगों से निपट रहे थे और उन्होंने उनकी अपार शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। एलिसिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उस दिन आथा की हरकतों के खिलाफ वे कितना प्रतिरोध करेंगे। हालांकि एलिसिया ने आथा के साथ इस पर आगे चर्चा करने के लिए बाद में इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि उसने देखा कि वह थका हुआ था। एडना की ओर मुड़ते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, एडना उन्नी, बेशक मैं गंभीर हूँ। एलिसिया उसके शब्दों पर हंसी। बाद में एडना और एलिसिया ने हल्की फुल्की बातचीत करके आथा को खुश करने का प्रयास किया। और बॉस, एडना ने शुरू किया, मैंने ब्राउन कंपनी में आपके लिए इस्तेमाल होने वाले कमरे की व्यवस्था कर दी है। ये सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है। मुझे याद है कि आपको ऊपर रहने का एहसास कितना अच्छा लगता है न? ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ ऊंचे पदों पर रहना पसंद है, एलिसिया ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा। उसे उच्च दांव वाली स्थितियों का भी मजा आता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, एलिसिया? आथा ने पूछा। उसका लहजा गंभीर था, लेकिन उसका हाव भाव ऐसे आदमी जैसा था जो पहले से ही जवाब जानता था। हाँ, एलिसिया ने जवाब दिया, उसका सिर अस्वीकृति में हिल रहा था। तुम जो भी जोखिम उठाते हो और जो भी साहसिक निर्णय लेते हो, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि तुम एक उबाऊ जीवन नहीं जीना चाहते, बॉस। ये सच है, एडना ने आथा की ओर देखते हुए कहा। कभी कभी हमें अपनी इच्छित शांति और स्थिरता के लिए लड़ना पड़ता है न, बॉस? मैं इतना घमंडी नहीं हूं कि सोचूं कि मैं अकेले अंडरवर्ल्ड से लड़ सकता हूं, आथा ने एडना को जवाब दिया। उसने देखा कि एलिसिया और एडना उसके शब्दों से चुप हो गईं, उनकी आंखों में आशंका का भाव था। आथा को होने वाले खतरों और कठिनाइयों के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं खुद को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तरीके से सुसज्जित करने का प्रयास करूंगा। अंडरवर्ल्ड ने स्पष्ट रूप से हमारे साथ बहुत आगे निकल गया है। यह उनका अपना आक्रमण था जिसने मेरे साथ इस संघर्ष को शुरू किया, उन्होंने कहा। एडना ने सहमति में सिर हिलाया। वे निश्चित रूप से जो चाहते हैं उससे पाने के लिए शारीरिक बल का सहारा लेने से डरते नहीं हैं। मुझे यकीन है कि वे आपको और आपके व्यवसायों को सीधे निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे, उसने कहा। उनका सरकार और पुलिस बॉस पर भी मजबूत प्रभाव है, एडना ने कहा, उसकी आवाज़ निराशा से भरी हुई थी। टीएस, एलिसिया ने झुंझलाहट में उत्तर दिया। ऐसा क्यों है कि जितना अधिक मैं इन अमीर लोगों को जानती हूँ उतना ही मैं उनके मुंह फाड़ना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस, जिन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, वे भी अपराधियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इस तरह, एलिसिया ने कहा, उसकी आवाज़ में हार मानने वाला स्वर आ गया। ऐसा लगता है कि तुम अकेले दुनिया के खिलाफ जा रहे हो, आथा ओप्पा। आथा ने सोच समझकर जवाब दिया, उसके चेहरे पर थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे। फिर उसने पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं भविष्य में बड़ी चीज़ों का सामना करने जा रहा हूँ? क्या मैं एक टिप्पणी जोड़ सकता हूँ, होस्ट? सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम ऑग की संपत्ति है।
नहीं, आर्थर ने दृढ़ता से उत्तर दिया। ठीक है, आर्थर ने एडना और एलिसिया के बीच नज़र डालते हुए कहा। आप दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक योजना है। हम इसे धीरे धीरे और स्थिर रूप से लेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम इस शहर को वापस पटरी पर लाने के लिए सही कदम उठाएं। अंडरवर्ल्ड के लिए, मुझे यकीन है कि वे कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें वापस लड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।